ये दो इम्पोर्टेंट चीज हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। नॉलेज में क्या है कि आप पूरी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ और बहुत सारे रिसोर्सेज जो आप फॉलो करते हैं, यहाँ से सिर्फ आपको नॉलेज मिलती है, राइट? अब ये नॉलेज सभी के पास है, जरूरी नहीं है कि ये आप ही के पास है। इट इज विद एवरीबॉडी। सब लोग यही चीजें पढ़ रहे हैं, सब लोग यही सोर्सेज फॉलो करते हैं जो हर कोई फॉलो करता है। हर कोई फॉलो क्या नहीं करता। हमारी जो ओरिएंटेशन है इस प्रोग्राम की, जो हम 6 मंथ्स के लिए चलाएंगे, दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स। हमारी जो मेन ओरिएंटेशन है और जो ऑब्जेक्टिव है इस पेपर का, इस प्रोग्राम का, वो ये है कि जो इसकी फंडामेंटल चीजें हैं वहां से आप शुरुआत करें, रादर देन कि आप नॉलेज ही कलेक्ट करते रह जाएं पूरे साल। हमारी जो ऑब्जेक्टिव है कि आप इस नॉलेज को यूज करना सीखें जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अब आप देखिए कि जो टॉपर्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है। टॉपर्स के अगर आप आंसर्स देखोगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी अगर आप देखोगे तो वो नॉलेज को इतने अच्छे तरीके से यूज करते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर की, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको अच्छे से एड्रेस करते हैं। इस प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है और जो सिग्निफिकेंस है वो इस बात में है कि हम शुरुआत से ही इस वाले कंपोनेंट पे काम करेंगे और इसको साथ में लेके चलेंगे। हम सिर्फ नॉलेज को गेन करते रहते हैं, पर उस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं करते। असल में आपने जब अपनी नॉलेज को गेन किया, आपने उसको एनालाइज नहीं किया तो आप उस नॉलेज को समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो सबसे खास बात है वो ये है कि हम इसमें आपकी आंसर राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और मेन जो काम है वो आंसर राइटिंग का ही है। आप जीएस के आंसर्स कैसे लिखें, एसे कैसे लिखें, इन सभी चीजों पे हम फोकस करेंगे। ये तो मैं छोटी सी एक आपको बात बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में जो डिफरेंशिएट करेंगे, जो दो कंपोनेंट है, नॉलेज और मेरिट। आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है। आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लें, उससे सिलेक्शन नहीं है जब तक आप उस नॉलेज को मेरिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और मेरिट में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप आंसर राइटिंग शुरू से लिखना शुरू करें। शुरू से आप उन फंडामेंटल्स पे काम करना शुरू करें जो इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि हम सबसे पहले फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। वी विल वर्क ऑन फंडामेंटल्स। उसमें आ जाएगा आपका जीएस का, उसमें आ जाएगा आपका एसए का, राइट? और पूरा का पूरा जो जीएस और एसए जो इसकी जो मैपिंग होगी, दैट विल बी मैप टू द यूपीएससी सिलेबस, राइट? मेन जो फोकस होगा कि सबसे पहले आपका एक्सपोजर हो फंडामेंटल से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम आपको कुछ सिखाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वो सीख जाएं, जरूरी नहीं है कि वो आप एक ही दिन में सीख जाएं या एक हफ्ते में सीख जाएं या एक महीने में सीख जाएं। इस प्रोग्राम की जो वैलिडिटी है, दैट इज द ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स रखने का पर्पज ये है कि एक लंबे समय तक हम चीजों में लगे रहें, क्योंकि आंसर राइटिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली है स्किल, कौन से स्किल्स हैं और उनको कैसे इंप्रूव करना है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स को, आपको फंडामेंटल से एक्सपोज किया जाएगा, जीएस के और एससी के दोनों। फिर आपकी जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जैसे जैसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके जो आंसर राइटिंग फंडामेंटल्स हैं वो भी इंप्रूव होते चले जाएं। सो इसमें आपकी पहले एक्सरसाइज कराई जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वीक का आपका पूरा प्लान होगा, वीकली क्वेश्चंस होंगे, उनमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद एक डिस्कशन भी की जाएगी। ये बहुत मोटी सी बातें हैं इस प्रोग्राम की, जो हमने इनमें ये सब फीचर्स डाले हैं। और थ्रू आउट 6 मंथ्स आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें ये है कि आपके पास एक मेंटोरशिप रहेगी। देखिए, माई सेल्फ इज फिरोज खान और मेरे पास ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ मेंस को लेकर।
दैट इज ओनली फॉर एथिक्स एंड एसे। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें मैंने बहुत लंबे अरसे से काम किया है और मुझे पता है कि कैसी चीजें इसमें डेवलप होती हैं। एक जो बिगिनर है, बिगिनर से लेके वो एंड कैसे करेगा, वो सारी चीजें डेवलप कैसे होंगी, उसकी पूरी एक मेरे पास स्ट्रैटेजी है, जो कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि नॉलेज से मेरिट में जाने के लिए एक लंबा टाइम आपको चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन में आप अपनी आंसर राइटिंग पूरी कर लेंगे। देखिए, जैसे इसमें बहुत सारे कमांड वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चंस को डिसाइफर करना, क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, कभी क्वेश्चंस इतने ट्रिकी होते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड कहाँ पर है, समझ में नहीं आता। मेरे पास ऑलमोस्ट अभी लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं जो मेंस लिख रहे हैं इन एथिक्स एंड एसे। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स। अब आप वो देखिए कि मैं उनकी जब कॉपीज चेक करता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं पता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो क्या करते हैं, शुरू होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें एक कमांड वर्ड होता है और पूरी डिमांड होती है। देयर इज अ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देयर इज अ कमांड वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। अब बच्चा क्या करता है, उसने पूरे साल इतनी नॉलेज गेन की है कि वो बहुत ही टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उसके अंदर, कि जैसे ही उसने देखा कि गवर्नर है तो गवर्नर की सारी नॉलेज कलेक्ट करना शुरू कर देता। अब क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नर की पावर्स को कैसे इंप्रूव करें, पर वो करना क्या शुरू कर देता है कि गवर्नर्स को डिस्क्राइब करना शुरू करता है कि उसकी पावर्स कौन कौन सी हैं। ये एक बेसिक टेंडेंसी है जो मैंने ऑब्जर्व की है कि इवन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है पर देयर राइटिंग मेंस अगेन, वो है मेरे पास बच्चे। अब उनकी टेंडेंसी आप देखें कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और जो उस प्रोसेस का पार्ट बन रहे हैं, अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि टेंडेंसी को कैसे रजिस्ट करें, अपनी जो टेम्पटेशंस हैं उसको कैसे रजिस्ट करें। हाँ, आप नॉलेज गेन करते रहें, आप कोई भी किताब पढ़ना शुरू करें, लिटरेचर पढ़ना शुरू करें, अखबार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आप नॉलेज गेन करें, वहां पे एक टेंडेंसी रहती है, एक हैबिट बन जाती है कि मुझे ये भी पढ़ना है, डेली बेसिस पे ये भी पढ़ना है। पर अगर आप उस नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, आप कभी मेरिट में नहीं आ पाएंगे। यू विल नेवर बी इन द मेरिट। आपके पास ये होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छा आंसर वही होता है जिसको आप अच्छा समझ लें, उस क्वेश्चन की डिमांड को समझ लें। अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा और क्वेश्चन की जो बारीकियां हैं उसको नहीं समझने की कोशिश की, उस पर फोकस नहीं किया, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप अपने आंसर्स में अपनी नॉलेज को रख कर आ जाएंगे, आप क्वेश्चन के डिमांड को आंसर नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है उन बच्चों में जो मेंस लिखने जा रहे हैं और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। सो यहीं पे सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है कि आप किस साइड हो। यही वो इम्पोर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम बच्चे करना क्या शुरू करते हैं कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे शुरू से आंसर राइटिंग, पर वो मोटिवेशन नहीं रहता है, क्योंकि इसकी जो सिग्निफिकेंस आपको पता चलती है वो कब पता चलती है, जब आप मेंस एग्जाम लिखना जाते हो। वहीं पे आपको पता चलता है कि जो मैंने पूरे साल प्रैक्टिस की उसका मुझे क्या फायदा पहुंचा। उससे पहले तो आपको कभी भी ये मोटिवेशन आएगा ही नहीं कि मैंने ये पूरे साल प्रैक्टिस की, उसका मुझे फायदा क्या हुआ। फायदा आपको सिर्फ एग्जाम्स में दिखाई देगा, उससे पहले कभी आपको फायदा भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें आंसर राइटिंग को लिखने के लिए और आंसर राइटिंग को सीखने के लिए। ये तो एक ओशियन है, यहाँ पे कभी भी चीजें एंड नहीं होती हैं। आंसर राइटिंग के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, आप ये देखिए कि लगभग 14 साल से मैं कॉपीज चेक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में मुझसे ज्यादा कॉपीज किसी ने आज तक चेक भी की होंगी। डेली बेसिस पे भी आज भी देखें, मैं ऑलमोस्ट देखिए 22 या 23 तारीख को शायद एग्जाम है यूपीएससी मेंस अगस्त, और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट मैं 150 से 200 क्वेश्चंस एथिक्स की केस स्टडीज और प्लस ये सब चेक कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, दैट इज ऑन डेली बेसिस। और फिर भी आप ये देखें
कि मुझे इतना मोटिवेशन और इतनी एनर्जी कहाँ से रहती है चेक करने की। क्योंकि जब आप चीजों को फंडामेंटली देखना शुरू करते हो तो आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हो कि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे की नॉलेज में नहीं है, बच्चे की थिंकिंग में है। जब आपने क्वेश्चन को सही नहीं समझा तो आप एक अच्छा क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और एकदम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी नॉलेज को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि मैंने करंट अफेयर्स में ये पढ़ा था, गवर्नेंस से रिलेटेड, और बुक में मैंने ये पढ़ा था, बस वो सारी चीजें लिखना शुरू कर दें। ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। हम यहाँ पे बच्चों की कॉपीज नहीं चेक करते, हम यहाँ पे बच्चों का दिमाग चेक करते हैं, क्योंकि जो मेन आंसर राइटिंग है दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, प्योरली सब्जेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे आपकी आंसर चेक करना शुरू कर दूं तो मैं आपको कभी इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वहां पे उस इवैल्यूएशन के थ्रू आपके थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना शुरू कर दूं तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। This is the difference between the one who gets knowledge throughout the year and one who uses the knowledge for the writing a good answer. मेरिट में आना है तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात जानना जरूरी है कि आप अभी से ही अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना शुरू करें, क्योंकि बाद में अगर आप शुरू करेंगे तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। मेरे पास एक बच्चा ऐसा आया जो विजय हजारे ये जो क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी होती है वो 2 बार मेंस लिख चुका है वो बच्चा। बाबू पानी पिलाओगे या क्या? और आप यकीन माने उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है, पर वो आंसर नहीं लिख पाता, क्वेश्चन की डिमांड को आंसर नहीं कर पाता, क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाता। नॉलेज की कमी नहीं होती है यहाँ पे। कोई भी यूपीएससी कैंडिडेट, जितने भी बच्चे हैं अक्रॉस इंडिया, किसी के पास नॉलेज की कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम आंसर राइटिंग को नॉलेज नहीं समझते, हम उसको बच्चों का खेल समझते हैं। और देखिए, अगर आंसर राइटिंग में कंपटीशन है तो वो आप ही लोगों की वजह से है। आप लोगों ने इतना अच्छा लिखना शुरू करा। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। आपके पास ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी आंसर राइटिंग पे अभी से, अगर सिर्फ एक ही बार सीखना है, बार बार नहीं सीखना होता है, एक ही बार आप आंसर राइटिंग को सीख लें, उसके बाद बस प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपना काम करते रहें। बट विदाउट आंसर राइटिंग, विदाउट फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग एंड आंसर राइटिंग, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो बिलीव मी, आप मेरिट में नहीं हो सकता है बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जैसे टीना डाबी हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, पर बिलीव मी, वो उस चीज के लिए पहले से ही तैयार हो चुके थे। आपको इस प्रोसेस को समझना जरूरी है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द आंसर राइटिंग फंडामेंटल्स, अगर हम सीधा नॉलेज को ही सब कुछ समझ लेंगे और नॉलेज को ही अपने आंसर्स में लिखना शुरू कर देंगे तो हम कभी भी एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे और कभी भी पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसमें 2-4 छोटी चीजें बता देता हूँ प्रोग्राम में। ज्यादा लंबा हम इस सेशन को रखेंगे नहीं, राइट। हमारा जो इसमें पूरा प्रोग्राम है दैट इज अराउंड कि सबसे पहले हम आपके फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। जो पूरा यूपीएससी का सिलेबस है उसके बिहाफ पे हमने क्वेश्चंस बनाए हैं और उन क्वेश्चंस को हमने वीक वाइज डिवाइड किया। देयर इज अ वीक बेस्ड डिवीजन ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। ऑलमोस्ट 27 वीक्स, ऑलमोस्ट 26 to 27 वीक्स का ये प्रोग्राम है जिसमें पूरे यूपीएससी सिलेबस को हमने डिवाइड कर दिया है और हर काम सिर्फ वीक है। हमारी जो बेसिक यूनिट है वो वीक है। इस वीक में हम 5 क्वेश्चंस आपको देंगे एक सेट सिलेबस पे। सिलेबस भी डिफाइंड है कि वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो पूरा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पूरा जितना भी है उसको हमने पूरा वीक बेस पे डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग होगी आपकी फंडामेंटल्स, इसमें कुछ एक्सरसाइज होंगी। उससे क्या फायदा होगा, जो आंसर राइटिंग के स्किल्स है वो उनसे आपको एक्सपोजर होगा। यहाँ से आपको वो स्किल्स लर्न करने को मिलेंगे। जब आप वो स्किल्स लर्न कर लेंगे फिर उसको हम अप्लाई करेंगे इस वीक प्रोग्राम में। वीक में जितना हमने सिलेबस आपको इस वीक के लिए दिया है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को हम इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसका एक टेस्ट डिस्कशन होगा।
जिसमें आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाएगा। जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि हम आपसे ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। एक हफ्ते में अगर हम 5 क्वेश्चन आपसे लिखवा रहे हैं तो हम ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि जो पर्पस है वो ये है कि आप सीखे। लर्निंग इज द ऑब्जेक्टिव। आप जब एक बार चीजों को लर्न कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उसको कहीं भी अप्लाई करना शुरू करें, फिर कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाएं तो फिर तो आप कुछ भी चला लें, ट्रक चला लें, मोटरसाइकिल चला लें, सिर्फ हवाई जहाज को छोड़कर, राइट। सो जो मेन फोकस है प्रोग्राम का वो ये है कि हम उसमें एक टेस्ट डिस्कशन भी रखेंगे, ताकि क्वेश्चंस को आपने कैसे समझा और हम उसको किस तरीके से समझा रहे हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। हम आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, रादर देन कि आप लिख क्या रहे हैं, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 27 वीक्स में ऑलरेडी हमने उसको डिवाइड कर दिया है और उसको कैटेगराइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ द यूपीएससी। इससे दो चीजें होंगी, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और पूरा सिलेबस क्वेश्चंस के थ्रू भी आप कवर करेंगे, राइट। सो ये पूरे प्रोग्राम की मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ आपके पास क्या रहेगा, मेंटोरशिप प्रोग्राम है फॉर यूपीएससी। इसमें मेंटोरशिप भी रहेगी, जिसमें कि मैं आपके साथ रहूंगा पूरे प्रोग्राम के थ्रू, राइट। मेरी टीम भी आपके पास रहेगी, जिसमें आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, जरूरी नहीं है कि हम आपको ये सिखाना शुरू करें तो आपको इनिशियली चीजें आ जाएंगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप पहले एक्सपोजर होंगे, आप चीजों को देखेंगे कि ये भी चीजें होती हैं, उसके बाद उनमें आपके कुछ डाउट्स भी होंगे, तो उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए वी आर अवेलेबल विथ यू ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप, जो भी हमारे पास पॉसिबल मीन्स है उनके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम की मोटी मोटी बातें हैं। और बाकी इसमें हमारे साथ मुजम्मिल सर भी हैं, जो उनका भी गाइडेंस आपके साथ रहेगा। वो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करेंगे। मुजम्मिल सर की काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज है इस चीज़ में, तो वो आपको इस चीज़ से काफ़ी रूबरू कराएंगे, काफ़ी उसका फोकस रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आई होप कि आप सभी इंस्टीट्यूशंस में देखते होंगे, चाहे आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वाजीराम हो गया, नेक्स्ट आईएएस हो गया, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, हर जगह पे यही फोकस रहता है, राइट। बट यहाँ पे और वहां पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको वो चीज मिलेगी जो आपको वहां पे नहीं मिलेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, ये एक यूनिक चीज है जो मैंने खुद डिजाइन की है। अभी हमने पीछे तनवीर सर के साथ एक प्रोग्राम भी किया था फॉर जामिया, एंड बहुत अच्छी बात है कि हमें इसमें एक अच्छा रिजल्ट भी मिला। ऑलमोस्ट 27 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। एक ऐसे प्रोग्राम हमने चलाया था उसमें, तो उसमें भी हमारी एक स्ट्रैटेजी थी ऐसे को डेवलप करने की, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा बच्चों का। और हमें कुछ चीज़ें बच्चों से भी सीखने को मिली और बच्चों ने हमसे भी काफ़ी सीखा, और थ्रू आउट प्रोग्राम हम बच्चों के साथ अवेलेबल भी थे। तो ये हमारा कमिटमेंट है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं वो चीज़ें आपको डिलीवर होंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आई होप कि मैं उनको यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स पे लिख के। काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप लोग कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स पे आप टाइप करके पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें एंड आई विल रीड योर क्वेश्चंस। नहीं शारिक, इट विल बी, हाँ मतलब कि जो कुछ आंसर्स होंगे वो तो इंग्लिश में ही होंगे। दिस इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, और इसमें एक दिन में क्लास नहीं होगी, एवरीडे क्लास नहीं होगी। इट्स अ टेस्ट डिस्कशन जो रहेगा वो वीकली बेस्ड पे रहेगा।
एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पे कवर नहीं होगा, ओनली जीएस एंड एससी। तनवीर सर आपको बता देंगे कि ये कब स्टार्ट होगा। हाँ, सहरीन 6 से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमारी कोशिश यही है कि हम क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम करें कि आपकी एनसीईआरटी उसमें कवर हो जाए। हो गया। सानिया, देखिए ऑप्शनल के लिए हमारे पास अभी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और ये जो प्रोग्राम है यही आपके लिए स्ट्रैटेजी है कि अगर आप जीएस पार्ट को पूरा कवर करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। राइट। ये सहरीन साइंस की आप 10th क्लास तक ही पढ़ें, 12th क्लास तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट विल बी बाइलिंगुअल, और इंग्लिश में आंसर्स रहेंगे। ये तनवीर सर आपके साथ शेयर कर देंगे कि प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा। शारिक, आप क्या हिंदी मीडियम है, आप हिंदी में आंसर्स लिखना चाहते हैं? देखिए एस्से राइटिंग में आपको फंडामेंटल्स चाहिए, फंडामेंटल्स हो गए। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 120 जीएस के क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट 12 एसेज हैं इस पूरे प्रोग्राम में। राइट, जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट 120 प्लस इतने क्वेश्चंस हैं, और जो एसे हैं ऑलमोस्ट 12। आप इतनी चीजें प्रैक्टिस करोगे और सीखने के लिए बहुत है। इट इज मोर देन इनफ। थैंक यू मोहम्मद सलमान परवेज। देखिए सिर्फ आंसर राइटिंग की क्लासेस कराई जाएंगी, यहाँ पे सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं होंगी। दिस इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको फिर कंटेंट भी चाहिए होता है, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल की काम है। अभी हमारा फोकस है कि हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे ही फोकस। हाँ, जो चीज़ें हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, जैसे कि हम इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ आपको उसका एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। सो दैट विल बी अ मटेरियल फॉर यू। ऐसे ही ये जीएस के लिए भी होगा और एसए के लिए भी होगा। दैट इज बेस्ड ऑन कंटेंट, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स or trends. The nature of exercises would be development of their skills का exposure और उनका development. That's for Pramod sir. Because through exercise only we develop these skills that is required for answer writing. एनसीईआरटी प्रोग्राम के लिए प्लीज टॉक टू तनवीर सर। हमारे पास एनसीईआरटी प्रोग्राम का कोई नहीं है आइडिया। देखिए 6 से लेके 12 तक का कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, वो चीज़ें हम एक पीडीएफ फाइल में बना के आपको दे देंगे, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
राइट। So basically, the program has been designed for development of the answer writing fundamentals. कि देखिए, अगर आप बुनियादी चीज़ों पे काम करेंगे और उसके बाद फिर आप ग्रो करना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी जो फाउंडेशन है बहुत मजबूत है। अगर आप सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दें और जो फाउंडेशन है उसको एकदम वीक रखेंगे, तो कभी भी आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए आंसर राइटिंग। और हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ ही आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स को भी डेवलप कर लें। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है कि आप आंसर राइटिंग की चीज़ों को समझ लें और उनको डेवलप कर लें और धीरे धीरे हर एस्पेक्ट्स को समझ लें, ना कि एक साथ बर्डन बच जाए, एक साथ ही सब कुछ करना शुरू कर दें। अब जब क्या होता है, जब आदमी प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। नॉलेज तो इतनी है पर आंसर राइटिंग करना क्या है। तो रादर देन कि वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में किया जाए, बजाय कि उसके लिए एक अच्छा टाइम दिया जाए। हर बच्चा यही गलती करता है कि वो शुरुआत तो कर देता है पर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है। उसकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग कभी डेवलप नहीं हो पाती है। वो नॉलेज गेन करके अपने फ्रेंड्स के साथ बहस तो करना शुरू कर देगा टॉपिक के ऊपर कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर इस बात पे सही है और इस बात पे सही नहीं है, पर कभी वो अपनी जो इस एग्जाम के लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड है उसको डेवलप नहीं करता है। एंड आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द वेज टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग इन योर थिंकिंग प्रोसेस। आपको उस चीज पे काम करना जरूरी है और उसका सबसे बेहतर तरीका है आंसर राइटिंग, कि आप उसके फंडामेंटल्स को समझें और उसको डेवलप करें। कंपटीशन यहीं पर है। अगर आपने कंपटीशन में आना है, मेरिट में आना है, तो आपको इस चीज को करना ही पड़ेगा। अदरवाइज नॉलेज तो गेन सब कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।